सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, चैलेंज बढ़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नज़र आ रहा है और वहाँ पर बड़ा कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। लेकिन अब लग रहा है कि धमकियाँ हों, एक दूसरे के खिलाफ बयानात हों, उनमें ज़्यादा तेज़ी आ रही है। और पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले इतना ज़्यादा माहौल गर्म नहीं देखा गया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। इस तरह की कैंपेन नहीं देखी गई। हत्ता कि जमायमा गोल्डस्मिथ साहिबा जो इमरान खान साहब की साबिक़ अहलिया हैं, उनको भी मैदान में आना पड़ा। उन्होंने मरीम नवाज साहिबा का जवाब दिया है कि जी 2004 से मैं पाकिस्तान छोड़ चुकी हूँ, मुझे बीच में न लाया जाए, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने जमायमा को और उनके बच्चों को यानी इमरान खान साहब के बच्चों को तनकीद का निशाना बनाया। उस बारे में भी हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि राजा फारूक हैदर वो कह रहे हैं कि जी वो अब धरना देंगे शारे दस्तूर पर। बिल्कुल वही बात जो मरीम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई, उसका मतलब साफ यह है कि अगर नून लीग हार गई तो फिर ये धरने की तरफ मामला जाएगा। इमरान खान साहब के फ़ोन हैक होने का मामला भी अब आलमी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर उठाया जाएगा। ये बात वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कह चुके हैं। और साथ आखिर में हम बात करेंगे काबुल की सूरत हाल की, जहाँ पर काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस के करीब रॉकेट हमले हुए हैं। सबसे ज़्यादा महफूज जगह इसको कहा जाता है। अब क्या हालात आगे बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तेज़ होता जा रहा है। अशरफ गनी ने जो ईद के दिन भी तकरीर की है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ की है, जबकि वहाँ के फौजी अफसरों के कार्ड, शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं। ये क्या साजिश हो रही है, इन सब पर बात करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है, कभी माजी में नहीं देखा गया इस तरह से इतना ज़्यादा फोकस हो। यही होता था कि जिसकी विफाक में हुकूमत है वहाँ पर बन जाती थी आज़ाद कश्मीर में, लेकिन इस दफ़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बयानात तुम तेज होते जा रहे हैं, जातियात पर हमले हो रहे हैं। यानी इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बातें इंटरनेशनल जो यानी आप समझिए कि वजारत खारजा के जो मामलात हैं, मसलन मरीम साहब ने क्या कह दिया कि जी रियासत से बजाय माफ़ी मांगने के बेशर्मी का मुजाहरा किया गया, बेटी अफगानिस्तान के सफीर की अगवा होगी, कुछ किया नहीं। बाद में पता चला कि अगवा तो था ही नहीं। तो यानी कुछ भी कहीं भी गद्दार, ये मोदी के यार फलां, इतना ज़्यादा हमने पहले कभी नहीं देखा। क्यों इस तरह हो रहा है? उसामा साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं और बात यह है कि ज़ातियात तक चली गई है। एक दूसरे को गालियां देने पे ये उतरे हुए हैं। कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई ये कह रहा है तुमने कश्मीर बेच दिया, वो कहता है तुमने कश्मीर बेच दिया, और यहाँ तक कि एक दूसरे के बीवी बच्चों तक पहुँच गए हैं और उनको गालियाँ दी जा रही हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था उसामा साहब कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हम दुनिया को एक मैसेज देते। पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो बताती कि उन्होंने एक आज़ाद कश्मीर के वाले से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। PMLN जो है उन्होंने अपने दौर में आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया, उनके कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन था उसने किया क्या, इमरान खान साहब के दौर में आज़ाद कश्मीर के लिए क्या कुछ हुआ, 370 को ख़त्म करने के लिए उनकी गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स की, आज़ाद कश्मीर के मुसलमानों को, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को किस तरह से आज़ादी दिलवाई जा सकती है। होना तो ये चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्लोगन देती, अपने मैनिफेस्टो देती कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो हम कश्मीर के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। हकीकत तो ये है, हकीकत तो समझ हम मान लें कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बेचारी तो कुछ भी नहीं कर सकती। जो भी करना है पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने करना है। अब PTI जो है इसके दौर में 370 का स्टेप हुआ, इसके दौर में कश्मीर जो थी उसकी ऑटोनॉमी ख़त्म हुई। इमरान खान साहब ने इसमें कोई शक नहीं कि UNO में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। इसके बाद उन्होंने बड़े सारे स्टेप लिए, लेकिन ये स्टेप्स जो है इस प्रैक्टिकली क्या कुछ किया, ये सोचने वाली बात है। हमने हमारे एम्बेसडर्स ने देखे आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तो फंड्स मिलते हैं। मुझे तो खौफ इस चीज़ का, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अल्लाह करे मेरे खदशात बिल्कुल गलत साबित हों, कि अगर यहाँ पर कोई पार्टी जब हारे, कोई ना कोई तो हारेगा, तो ये भी इंटरनेशनल फोरम से जनाब अपीलें शुरू हो जाएंगी। मुझे ये खौफ है कि देखें जी यहाँ पर इलेक्शन जो है ना सही नहीं हुए, आए हमारी मदद को आए। ये मामला बड़ा, क्योंकि वो देखे ना कि जब आप, हमारे यहाँ सियासत इस हद तक गिर गई है कि जब आप हार गए हैं, कुछ हो गया,
फिर आपको पाकिस्तान, वो खप्पे का तो मसला ही नहीं है, वो तो कहते नहीं पाकिस्तान नहीं चाहिए। फिर अब मरीम साहब कह रही हैं कि जो जितना पाकिस्तान में जितना बड़ा गद्दार होगा जो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा वो उतना ही मुहब्बे वतन होगा। तो वो तो फिर इस तरह की बातें, मुझे तो लग रहा है कि माहौल बन रहा है कि अगर हार जाते हैं तो हमने धरने देने हैं, इस तरह के बयान देते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब ने जो बयान दिया है कि जी वो इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे, अभी तो फिर भी बड़ा माकूल है, लेकिन ये इस तरफ इशारा है कि गेम बड़ी खतरनाक हो सकती है। उन्होंने क्योंकि नून लीग से मुशावरत की है, आपको पता है कि पहले भी जब एक मुकदमा हो गया था जिसमें इनका भी नाम आ गया, नवाज शरीफ का मुकदमा हुआ था, तो किस तरह के बयान इन्होंने देना शुरू कर दिए थे। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला उस तरफ ना खुदा न खास्ता चला जाए। समझ साहब आपकी बात ठीक है। मसला ये है कि ये रवायत भी पीटीआई ने डाली है। इमरान खान साहब ने 4 जो बूथ थे वो 4 जो हल्के थे खोलने की बात की, उसके बाद उन्होंने धरना भी दिया, हिस्ट्री का सबसे लंबा धरना दिया, और उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ, उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, दो उनके पास कोई सबूत नहीं है, धांधली का पीपल पार्टी और नून लीग कोई कंक्रीट सबूत सामने नहीं ला सके, लेकिन वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। और इशू जो है, मैंने फिर आपसे पहले कहा, ये सियासत से ज़्यादा ज़ातियात पे आ गया होगा। अब PMLN जो है वो मरियम जो है वो डू और डाई है कि हम रहे ना रहें, लेकिन इमरान खान को भी रहने नहीं देना। और दूसरी तरफ खान साहब जो है वो भी जारी बात है कि जब वो एक तरफ डू और डाई पे चीज़ चली गई है, ज़ातियात पे चीज़ चली गई है, तो वो भी एक स्टेप आगे चले गए हैं। अनफॉर्चुनेटली समझा ये अब मुल्क पीछे रह गया। ये पार्टियां जो हैं, ये इनका जो जाती मफाद है, वो आगे चला, जाती मफाद है, ये एक दूसरे को गिराने, एक दूसरे को ख़त्म करने लगी हुई हैं कि इसमें मुल्क को जो नुकसान पहुंचता है उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब मरियम नवाज़ हैं, मेरा मतलब है कि एक बड़ा सेंसिटिव इशू था। अफगान सफ़ीर की बेटी जो थी उसको एक गवाह का ड्रामा रचाया गया, उसको जनाब उसके बाद अफगान सफ़ीर को वापस बुला लिया गया। सारी दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें मुलविस है, तालिबान शायद इसमें मुलविस हैं, तालिबान और पाकिस्तान गवर्नमेंट एक है, और ये कोई प्रेशर डालने का टैक्टिक्स है। और बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो CCTV फुटेजेस सामने आई, जो सारे ड्राइवर्स के इंटरव्यू सामने आए, मामला कुछ का और ही निकल आया। उसका अगवा से कुछ लेना देना ही नहीं था। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2 मिनट में अपना सफीर वापस बुला लिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया, मगर पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की एक साजिश की गई। अब मरियम नवाज, मेरा मतलब है ना आपको कुछ पता है, ये एक बड़ी सेंसिटिव सा इशू है और उस पर इनको बोलने की जरूरत है। रियासत से माफ़ी मांगनी चाहिए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान माफ़ी मांग गई, क्या आप पाकिस्तान अफगानिस्तान से माफी मांगे हाँ जी कि जनाब ये हमसे गलती हुई। वो उस लड़की ने 5 टैक्सियां बदली, कभी वो किधर जा रही है, कभी किधर जा रही है, सारे टैक्सी ओनर्स को ढूंढा गया, उनसे इंटरव्यूज किए गए, उनसे बातचीत की गई। वो कभी रावलपिंडी में और कभी वो जनाब इस्लामाबाद की पहाड़ों पे है। तो ये तो और सारा ड्रामा अनफोल्ड हो चुका हुआ है, सारी कहानी सामने आ चुकी है। अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बेशर्म होकर बैठी हुई है। मैं हैरान हूं कि मरियम नवाज इतने सेंसिटिव इशू पे, जबकि सारी गेम सामने आ चुकी है। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीछे रह गया, इनको पाकिस्तान की परवाह नहीं है, ये सिर्फ अपना स्कोर सेटल करने चल रहे हैं। इनका काम यह है कि अदारों को टारगेट करना है, अदारों को बुरा भला करना है, अपनी गवर्नमेंट को टारगेट करना है, इसको बुरा भला कहना है, चाहे उसका कुछ भी नुकसान पहुंच जाए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट अपनी बदनाम हो जाए, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए, ये अदारों के साथ नहीं खड़े हुए, ये सिर्फ अपने जाती मफाद, अपनी जाती अना। भारत खुश हो रहा है, अफगानिस्तान खुश हो रहा है, परमाणु ताकतें खुश हो रही हैं, इनको कोई परवाह नहीं। नवाज शरीफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर सिलेक्टर्स का ध्यान अपने काम पर होता तो ना दासूद वाला मामला होता, वो हमला होता, धमाका होता, ना ये अफगानिस्तान के सफीर की बेटी अगवा होती। यानी वो अब यहाँ हमारे लोग शहादतें दे रहे हैं, रोज़ आए दिन फौजी जवान, कैप्टन, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं इसीलिए, और वो कह रहे हैं जिनका ध्यान ही नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आती क्यों इनको पाकिस्तान का ख्याल नहीं आता। जब पाकिस्तान में सिर्फ इक़्तिदार आएगा तभी पाकिस्तान है, बाकी यहाँ 22 करोड़ अवाम जो है उनका ये मुल्क नहीं है। आप चाहते हैं इसमें क्या हो जाए। अच्छा चले, अब ज़ातियात की आप जो बात कर रहे थे, जमाइमा गोल्ड स्मिथ वैसे ज़्यादातर नहीं बोलती किसी पोलिटिकल मामलात में, और कई इशारों के नाम में ये बात इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जब वो पॉलिटिक्स में आए तो इतना अजीब व गरीब माहौल हो गया कि वो साथ चल ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकें इतना प्रेशर और हर वक्त नज़र और किस किस किस्म के बयान।
अब मरियम साहिबा ने जो नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया वो ये कह कर कि जी इमरान खान के जो बच्चे हैं वो यहूदी की गोद में पल रहे हैं, तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि जी 2004 से पाकिस्तान छोड़ चुकी हूँ, तब से निशाना बनाया जा रहा है। तो वो कहती है कि ये क्यों इस तरह से है कि जब उनका कोई इस तरह से ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स से, कोई लेना देना नहीं। तो उसका मरीम साहबा जवाब देती हैं, कहती मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, ना तुम मेरे लिए कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब हमारे ऊपर बात की जाएगी तो फिर तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, और ये सारा कसूर जो है तुम्हारे साबिक खामन का है, अगर कुछ कहना है तो उसको कहो। यानी अब इमरान खान साहब अगर कुछ गलत करेंगे तो उनकी जो भी कोई रिश्ते रह चुके हैं या कोई ताल्लुक है, बस उसको आप टारगेट शुरू कर दें। ये कहाँ का इंसाफ है? ये खाली नून लीग नहीं कर रही, आप ये इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान की पार्टी के एक मिनिस्टर उठ के आज़ाद कश्मीर में जाकर ये कहते कि भुट्टो गद्दार था। अब क्या खान साहब ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मेरा मतलब है कि आप भी तो फिर उंगलियां दूसरी पार्टी की तरफ उठा रहे हैं ना, कि आप भी तो दूसरों को इल्ज़ाम दे रहे हैं ना। तो जब आप ये समझेंगे कि आपके सामने कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, आपकी पार्टी का मिनिस्टर जो है वो जो मर्जी कहते रहे कि उसका टब्बर चोर है, उसका फलाना चोर है, भुट्टो गद्दार है, जरदारी फलाना है, फलाना है, तो फिर किस मोरालिटी की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो दूसरी जमात को भी फिर हक है, यानी सारे गंदे हो जाएं। एक शख्स गाली देता है तो आपने भी अपनी जुबान गंदी करनी है, इसका ये मतलब है। और अगर वो मिनिस्टर कोई कह रहा है तो आप या उसको टारगेट करेंगे या इमरान खान को टारगेट शुरू कर देंगे? भुट्टो साहब को अगर किसी ने टारगेट किया है, गलत किया है, तो आप उसको करेंगे, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या आप जाकर जनाब उनके पीछे जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हम कहां पर कार्रवाई कौन करेगा? सर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वहां उसामा साहब वो उसके खिलाफ क्या बोलना है? एक बंदा उठ के कह रहा था भुट्टो गद्दार है, तो इमरान खान को उसको सरनिशी करनी चाहिए थी, उसको मना करना चाहिए था, पब्लिकली उसको नोटिस देना चाहिए था कि भाई तो आजाद कश्मीर की कैंपेन पे गया है, तू कैंपेन की बात कर, पार्टी की पॉलिसी पे बात कर, तू भुट्टो को गद्दार कह रहा है। इसकी क्या हैसियत है भुट्टो को गद्दार के? फिर आप किसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब आपकी पार्टी के मिनिस्टर्स किसी को कुछ भी कह दें और उसके बाद उनको अप्रिशिएट किया जाए, वो गलत है। फिर आप किसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अंग्रेजी में टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ये दो गलत चीजें सर, ये कोई चीज नहीं है, ये दो मैं इस चीज को मानता सर, दो गलत चीजें। मरियम साहिबा के जो बच्चे सियासत में नहीं है उनको किसने टारगेट किया है? जो बच्चे उनकी सियासत में नहीं करते हैं। जुनैद के बारे में पीटीआई की मैंने 100 स्टेटमेंट आपको निकाल के देख देता हूं, उनकी तरबियत के बारे में बात। तो ये कि जी शहनशाह जो है वो वहां पे जाके शहजादे आजम पोलो खेल रहे हैं, शहजादे आजम ये करते हैं। मैं आपको 50 स्टेटमेंट पीटीआई की निकाल के देख लेता हूं। उसकी जो पोलो की तस्वीर आई है, 50 मिनिस्टर ने 50 स्टेटमेंट्स दी हैं। ठीक है, तो जब अब मेरा मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी को जितना मर्जी टारगेट करें और उससे एक्सपेक्ट करें कि वो अखलाकियात दिखाएगा, वो मोरालिटी शो करेगा। मिनिस्टर जो फिर आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आप सारी दुनिया में उसका प्रचार करते हैं, तो फिर आपके बच्चों पे बात वही है। आप किस तरह से ये सियासत, एक इंसान गलत करता है तो दूसरा माँ बहन की गालियां निकालना शुरू करता है, माँ बहन का उसमें क्या कसूर है? तो इसी तरह से अगर इमरान खान, अगर उनके मिनिस्टर गलत कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ जाएं, या इमरान खान की आप बात करेंगे। आप वो लोग जो कहते हैं जी हमारा इमरान खान से उस तरह ताल्लुक ही नहीं है, तो आप उनके टारगेट करेंगे। साबिक अहलिया ना, साबिक अहलिया उनके बच्चों ने बात ये नहीं, बच्चों की बात नहीं है, जमाना की बात है। भुट्टो की कहां से में आ गए? मेरा सवाल ये, क्या पीटीआई ने कोई एक्शन लिया अपने उस मिनिस्टर के खिलाफ जिसने भुट्टो को गद्दार कहा? क्या उन्होंने ये बताया कि उनकी ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, पार्टी इसको एंडोर्स करती है? उसामा साहब, जब आप दूसरी पार्टी को टारगेट करेंगे, जब आप बिलो दी बेल्ट आएंगे, आप ये जो शहबाज, क्या नाम है, शहबाज गिल है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें, जिस तरह से वो बिलो दी बेल्ट आता है, बाकी जितने मिनिस्टर हैं जिस तरह से वो बिलो दी बेल्ट आते हैं, तो आप बाकी पार्टियों से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो क्या आसमान से उतरी हुई है? नहीं, वो जवाब देंगे, वो उसी जुबान में जवाब देंगे। मैं ये चाहता हूं ये बात नहीं है। आप तो क्या कह रहे हैं कि एक बंदे को पकड़ के उसको बांध के कोड़े मारते रहो और वो आगे से कुछ बोले? मैं कह रहा हूं कि अगर ये क्या दे रहा है, गलीज़ जुबान इस्तेमाल कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी जुबान में उसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। क्यों नहीं देंगे सर? इसलिए ये सियासत है भाईजान, ये सियासत है, ये सियासत है। आप किसी से अखलाकियात जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप में अखलाकियात नहीं है तो आप दूसरे में भी अखलाकियात नहीं है। आप ये चाहते हैं, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई जिसकी मर्जी माँ बहन कर दे और बाकी पार्टियां मोरालिटी शो करें, अखलाकियात शो करें, और वो कहे कि जनाब आप बिल्कुल हमारी माँ बहन करें, ठीक है, लेकिन हम चूंकि अखलाकियात के बारे में हम आपको कुछ नहीं कह सकते। ये वैसे आपकी
ये जो तुझी है ना, ये मेरी समझ मैं सर दोनों को गलत, ये मेरी समझ में बाहर है। आप एक पार्टी को एंडोर्स कर रहे हैं, नहीं वो ठीक कर रहे हैं, वो जो मर्जी जिसको मर्जी करप्ट कहें, जिसकी मर्जी बाप बहन की कर दें, भुट्टो को गद्दार कह दें, उसके बच्चों को गालियां दे दें, और जनाब बाकी अखलाकियात दिखाएं, मरियम अखलाकियात दिखाएं, बुलावल अखलाकियात दिखाएं, इनको खुली छुट्टी है। कमाल जिस तरह कुलसूम साहबा के बारे में कहा गया उस दौर में, वो बड़ा गलत, सारा कुछ गलत। जिस तरह बेनजीर साहबा के बारे में मेरा ये कहना है, वो गलत, ये मेरा ये कहना है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मोरालिटी दिखानी चाहिए। अब ये बात बहुत आगे चली गई है। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में जो गंद पड़ रहा है ना, उसमें सारी पार्टियां गंदी हैं, हर एक को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और इमरान खान साहब को भी उनके जो मशीर हैं, उनके जो ये स्पोक्समैन हैं, उनको थोड़ी सी नकेल डालनी चाहिए। इस बात अगर आप गंद डालेंगे, इस बात में गंद ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कह देते हैं कि जो अलीमीन गंडा मैं बताता हूँ गलत किया, ठीक है, मरियम साहब का वो भी गलत है ना, पीटीआई ने नहीं ना उसको माना, गलत किया, पीटीआई ने क्या मैंने गलत किया, तो मरियम ने भी जो किया वो गलत किया या नहीं किया? मैं कह रहा हूं सभी ने गलत किया, बस ठीक है सर, सभी ने गलत किया। लेकिन अगर आप बिलो दी बेल्ट जाएंगे तो फिर आपको माफी नहीं मिलेगी, शीशे फिर आपको दिखना नहीं चाहिए नहीं मारने चाहिए, उधर है, मैं ये हूँ, जमैमा का जितने मर्जी ट्वीट आ जाएं, लेकिन लोग बाकियों को भी सुन रहे हैं, बाकियों को भी देख रहे हैं। यहाँ पे पीटीआई के भी फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे नून लीग के भी फॉलोअर्स, उनको भी उतनी तकलीफ होती है जितनी इनको हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि ये गंद बहुत ज्यादा पड़ गया। पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना चाहिए, उनको इश्यूज पे बात करनी चाहिए। ये जातियात पे ये बहुत गंद है, ये इससे कौम का करैक्टर आप बिल्ड नहीं कर रहे, बल्कि आप प्रेसिडेंट कायम कर रहे हैं। होना ये चाहिए था, खान साहब को भी अपने मशीरों को बुलाएं। उसामा साहब अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ के दौर में तलाल चौधरी ये अदारों को टारगेट करते, आबिद शेर अली, जितने भी लोग थे, दानियाल अजीज और ये वो सारे, जब वो टारगेट करके नवाज शरीफ के सामने आते थे, नवाज शरीफ कहते शाबाश मेरे शेर, तुमने तो आज कमाल कर दिया। यही हाल इमरान खान साहब का है। जब ये शहबाज गिल, फवाद चौधरी और ये जितने भी इनके पार्टी के ये सारे हैं ना, ये जब बिलो दी बेल्ट जाके करते हैं ना, तो खान साहब खुश होते हैं कि कमाल किया यार तुम लोगों ने। और जब ये जो सोच है, मैं ये पीटीआई की नहीं कर रहा, ये सभी की यही सोच है, बहुत ये जो सोच है ना, ये हमारे माशरे का बेड़ा गर्क कर रही है। सियासत के साथ लीडर जुड़ा होता है और उसने एक मिसाल कायम करनी होती है। ये बहुत, जब यहाँ इस लेवल पर ये इतना गंद होगा तो नीचे आप सोचे क्या होगा। हम पार्लियामेंट में हाल देख ही रहे हैं, जो असेंबली में जो कुछ हो रहा है। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने रुख कर लिया है सिंध का, और इस दफ़ा लग रहा है कि अगले इलेक्शन से पहले ही इमरान खान साहब चाहते हैं कि सिंध में पार्टी को मजबूत किया जाए। हत्ता कि वो कहते हैं कि कोई बड़ा इल्हाक हो सकता है, बाकी अहम शख्सियात को साथ मिलाना पड़ सकता है, ये ज़रूर किया जाए, क्योंकि अब तक देखा यह गया है कि पीपल्स पार्टी को वहाँ पर कोई धचका, कोई बड़ा ख़ास तौर पर अंदरूनी सिंध में कोई नहीं पहुँचा सका। दूर दूर तक नज़र नहीं आता, बिल्कुल उस तरह जिस तरह दूर दूर तक पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा बाहर नज़र नहीं आ रही, इसी तरह कोई और पार्टी इस पोजीशन में नज़र नहीं आती कि सिंध में वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम भी दे सके। इख्तिदार से हटाना तो दूर की बात है, यानी इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी है, और अगले इलेक्शन में भी नजर नहीं आ रहा। किसी से भी आप तजियाकार से बात कर लें, नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को हिलाया जा सकता है। तो अब जा रहे हैं इमरान खान साहब सिंध, और अगस्त में वो वहाँ पर काफ़ी जलसे वगैरह भी करेंगे। कुछ आम शख्सियात हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। आपको क्या लगता है बाबर डोगर साहब, ये सही स्ट्रेटजी है? क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा जाकर कहते हैं मैं जितना टाइम देना चाहता हूँ, मैं जितना आना चाहता हूँ उतना नहीं आ पाता, और शायद हर पार्टी का एक होता है कि जिस तरह नून लीग का आप देखिए फोकस पंजाब रहा, तहरीक इंसाफ का फोकस खैबर पख्तूनख्वा रहा, कहीं तो आपने गवर्नमेंट बनानी थी, वहाँ से फिर आगे आपने बढ़ना था, तो वो खैबर पख्तूनख्वा आज भी अगर आप देखें तो लगता यह है कि वहाँ पर काफ़ी मजबूत पोजीशन में आज भी तहरीक इंसाफ है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बलूचिस्तान में तो हमेशा हमने देखा है वो मिक्स ही रहता है, और पंजाब में जाहिर है कि नून लीग थी हमेशा से, और अब तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर काफ़ी उसको टफ टाइम दिया और बड़ी मुश्किल से उसने कोलिशन के साथ गवर्नमेंट बना सकी। लेकिन आज भी आप देखें तो नून लीग का हिला पंजाब को कहा जाएगा। ये हमारे डायनामिक्स हैं, और ये अभी लग रहा है कि मुश्किल है कि इमरान खान साहब वहाँ जाकर कोई सिग्निफिकेंट काम कर सकें, या एक बड़ी कोशिश है। देखिए उसामा साहब, जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अब 3.5 साल गुजर चुके हैं, 1.5 साल रह गया, अब ये 1.5 साल जो है ये इलेक्शन की तैयारियों में गुजर जाता है।
और ये भी कहा जा रहा है कि 2022 का साल हो सकता है कि इलेक्शन का साल हो और इमरान खान अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें। अगर अर्ली इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर साल ही बाकी बचा, इससे ज़्यादा तो नहीं बचा। अब एक साल में PTI जो है उसने कराची से ज़्यादा सीटें ली, सिंध इंटीरियर सिंध तो शायद उसको एक सीट भी नहीं मिली। वहाँ पर GDA के साथ इनका अलाइंस है। GDA जो है अब या तो इमरान खान साहब GDA के अलाइंस के साथ चलें, लेकिन GDA इस पोजीशन में नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी को कोई बड़ा डेंट डाल सके अगले इलेक्शन में। जरदारी साहब जो है उनकी पॉलिसी ये है कि वो इंटीरियर सिंध में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। कराची में उन्होंने नज़रें रखी हुई हैं, कराची में वो बड़ी जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि पंजाब में भी वो 2-4 पोलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंस करके कुछ थोड़ी बहुत सीटें यहाँ से भी निकालें। अब PTI जो है, अब इमरान खान साहब कराची वालों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ करेगी। PTI उस तरह से कराची में डिलीवर नहीं कर सकी, जो उनकी उम्मीदें उस पर पूरा नहीं उतर सकी। PTI की इंटीरियर सिंध में पेनिट्रेशन नहीं है, तो अब खान साहब की ये कोशिश है कि वहाँ पर बेताशा डिसग्रंटेड एलिमेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो anti-PPP हैं और वो वहाँ पर स्ट्रगल भी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, कि ऐसे लोग जो हैं उनको ज्वाइन कराया जाए। रिसेंटली और बाब गुलाम रहीम को उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन कराया, वो एक बड़ा फिगर है, वज़ीर आला सिंध रह चुका है, वो अपनी इंडिपेंडेंट सीट भी निकाल सकता है, उसमें उसका एक अपना वोट बैंक है। तो इसी सिलसिले में वो इंटीरियर सिंध में जाके जलसे कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि PTI ने वहाँ पर डेवलपमेंट क्या की है, वहाँ पर किया क्या है कि वहाँ के लोग PTI को वोट डालेंगे, PTI के साथ चलेंगे। PTI पहले तो PTI भी तो इमरान खान गुजारिश करूँ, ये ऐसे ही है, आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना, आप फिर गुस्सा करेंगे कि हम कहें जी पीपल्स पार्टी ने पंजाब में क्या किया, पीपल्स पार्टी ने सिंध से बाहर क्या किया, वो है नहीं उनके ना। मुझे एक बात बताएं, खुद आप देख लें उसमें क्या लिखा है। कोई आपके पास सर करेंसी है, आपके पास जनाब सरहदें हैं, वजारत खारजा है, आपका स्पोर्ट्स है, वो भी जो मिला जुला काम है, बाकी आपके पास क्या है 18th अमेंडमेंट के बाद? ये तो सर 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था ना इमरान खान साहब ने कराची के लिए, तो वो सर वो कब आया? क्या मुझे बंडल आइलैंड का उन्होंने कहा वो कर सकते हैं कुछ सर विफाकी हुकूमत, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ये अलग बात है कि डायरेक्ट पैसे दे दो जी, वो सड़क बना दो किसी के ठेके करके, उसमें भी आपको सिंध गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी कि आप जाकर बस जनाब हम तोड़ फोड़ रहे हैं और हम सड़क बना रहे हैं, हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। हो ही नहीं सकता उनकी ओनरशिप के बगैर, सिंध की ओनरशिप, यानी वो कहेंगे जी देखें ये गासिब हो गया जी, विफाक आ गया जी, इसने तबाह कर दिया जी, पानी का झगड़ा अलग बन जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती होगी अगर आप कहेंगे जी तहरीक इंसाफ, वो उनके हाथ बंधे हुए हैं मेरा जहां तक ख्याल है। हाँ आप जरूर पंजाब का पूछें, खैबर पख्तूनख्वा का पूछें, इवन मैं समझता हूं बलोचिस्तान का भी, इसलिए कि जी कोलिशन है। सिंध में तो सिंध गवर्नमेंट तो अब पीपल्स पार्टी की है, वो कहेंगे 1 रुपया आप नहीं खर्च सकते हमारी मुशावरत के बगैर। मुझे एक बात बताएं, PTI की 3.5 साल से पंजाब में भी गवर्नमेंट है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। पंजाब में क्या सक्सेस स्टोरी है PTI की कि ये जाके सिंध में क्लेम करें कि देखिए पंजाब में हमने ये रिफॉर्म लेके आए, पंजाब में हमने पुलिस किया है, पंजाब में ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म लेके आए, पंजाब में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, पंजाब को पहले से साफ सुथरा कर दिया, पंजाब में ये बड़े बड़े हमने प्रोजेक्ट्स दिए, पंजाब में ये नए बारिश हुई है लाहौर में सर, पंजाब भी देखिए ठीक ठाक बारिश हुई है, कराची में भी इतनी हुई होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इतनी। आप कराची का हाल देख लें और आप लाहौर का देख लें, इसका क्रेडिट आप इसका क्रेडिट किसको दें? सफाई तो आपको आप दिल पे आते नहीं सर, दिल में आप सर सफाई गाना नहीं सर, ब्रेक सफाई का 3 साल ब्रेक के बाद बात करते हैं कि इमरान खान साहब का फोन हैक किया गया नहीं, ब्रेक के बाद। अब पता चला मामला काफ़ी हसास है और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत तो नशरियात फवाद चौधरी इस पर बात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और मोदी ने मिलकर इमरान खान का फ़ोन हैक करने की कोशिश की। सबको पता है कि माजी में किस तरह के ताल्लुकात थे नवाज शरीफ और मोदी के दरमियान। अब नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क में भी दबाव का सामना है, ये इंटरनेशनल स्टोरी है, यानी जिस तरह पनामा लीक्स आया, दुनिया में छापी गई ये कहानी, इसी तरह से विकी लीक्स थी वो कहानी, बल्कि लोग ये कह रहे हैं, वही साफ़ी जो इस तरह की खबरें ब्रेक करते हैं, वो कहते हैं कि ये इस सदी की बड़ी स्टोरी इसको करार दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी ये जिस तरह से पनामा लीक्स था या विकी लीक्स, ये उससे भी बड़ी कहानी है, क्योंकि ये इसराइल की एक कंपनी उसने ये एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो कंपनी क्लेम करती है कि हम
ये हुकूमतों के इदारों को देते हैं, किसी रोग को या किसी आम शख्स को नहीं देते। ये जो बाकायदा कानूनी तौर पर जो हुकूमतें कहती हैं कि जी हमने किसी दहशतगर्द पर नज़र रखनी है या किसी पर, उसके लिए हम ये उनको सॉफ्टवेयर देते हैं जो किसी का फ़ोन भी, किसी का भी फ़ोन जो आप इसको फ़ोन नंबर दे देंगे, उसका फ़ोन यानी टेप तो छोटी बात है, उसकी तस्वीर, उसके फ़ोन कॉल्स, उसके कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो कुछ है वो आप देख सकते हैं। उसका यानी फ़ोन वो इस्तेमाल नहीं भी कर रहा तो उसका कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक्रोफोन उसका ऑन करके, वो बंद भी है, किसी से बात नहीं कर रहा तो आप सब कुछ सुन सकते हैं। अब ये बात भी सामने आई है क्योंकि नंबर सामने है, 50,000 ऐसे फ़ोन नंबर्स हैं कि जिनकी हैकिंग की गई। और इसमें सबसे बड़ा जो स्कैंडल सामने आया वो भारतीय हुकूमत का आया है। भारत में अपोजिशन रहनुमा इस बारे में कह रहे हैं कि जनाब आपने सहाफ़ियों को नहीं बख्शा, लीडर्स को नहीं बख्शा, तो ये गद्दारी की है नरेंद्र मोदी ने। अब ये इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ा हसास है, कहा जा रहा है कि इमरान खान समेत काबीना के अरकान हैं जिनके फ़ोन इस तरह से हैक करने की कोशिश की गई है और इस मामले को अब इंटरनेशनली उठाया जाएगा। बाबर डोगर साहब, अब ये अगर तो आप कहें कि जी अब वही बात आ जाती है जिस तरह हम देखते हैं जी कश्मीर का मामला, तो जी 1.25 अरब की आबादी है, अब बीजेपी की हुकूमत को कोई तंग कैसे करेगा, वो इसी जोन में होते हैं कि हम तो किसी से ताल्लुकात ही बंद कर देंगे, हम तो मलेशिया अगर आवाज़ उठाता है तो उससे तेल की दरामद बंद कर देते हैं, उसको अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, तो हम किसी को भी हिला के रख सकते हैं। लेकिन ये तो बड़ा एम्बैरसिंग है कि आप अगर ये तो कोई इजाज़त नहीं देता कि जनाब आप किसी और मुल्क के सरबराह का या किसी पॉलिटिशियन का या साफ़ियों का, आप साफ़ी तंजीम में सारी इस पर आवाज़ उठा रही हैं, उनके फ़ोन आप देख रहे हैं, कर रहे हैं सारा कुछ। और ये ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो मामला है, क्योंकि ये कम अज़ कम एक फ़ोन उनका अब तक ये साबित हुआ है, क्योंकि जितने नंबर आए उनमें अभी तक तो ये है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंटरनेशनली इस पर कोई बात हो सकती है? कहा तो जा रहा है हम ये मामला उठाएंगे, इसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए उसामा साहब, किसी का फ़ोन हैक करना और किसी स्टेट की जानिब से इस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन हैक करना, ये कुछ जुर्म है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है किसी भी स्टेट पे। तो मेरा तो ख्याल है कि ये फैटअप में भी लेके जाना चाहिए कि ये भारत क्या ओछी हरकतें कर रहा है कि ये जनाब, और ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि इसराइली कंपनी है और इमरान खान का नंबर जो है पाकिस्तान ने नहीं दिया, ये इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि जनाब जो नंबर आए हैं 55,000, उसमें से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का भी नंबर था। और फिर ये भी स्टोरी सामने आई कि ना इंडियन गवर्नमेंट जो थी उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, इसराइली जो कंपनी थी उसके सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इमरान खान का फ़ोन हैक कर रही थी। तो ये तो एक बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा सीरियस है, इसको पाकिस्तान को सीरियसली टेकअप करना चाहिए, यूएनओ के साथ टेकअप करना चाहिए, फैटअप में टेकअप करना चाहिए, सारे बड़े अदारों में टेकअप करना चाहिए कि इंडिया कौन सी किस तरह की ओछी हरकतें कर रहा है, किस तरह की घटिया हरकतें कर रहा है और किस हद तक ये नीचे गिरी हुई है मोदी की गवर्नमेंट कि ये कहाँ तक पहुँची हुई है। लेकिन मैं दूसरी तरफ जो ये कहा जा रहा है कि जी कि मोदी और नवाज शरीफ की यारी है और नवाज शरीफ जो थे, मेरी कोई PMLN के साथ लव लॉस नहीं है, लेकिन यहाँ तो इनके पास एविडेंस है, तो इस तरह की बात करें। बगैर एविडेंस के ये कह देना कि जी नवाज शरीफ जो है उसको वो हैक करवा रहा है इमरान खान के नंबर, मुझे एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, नहीं पता कि नवाज शरीफ का अपना फ़ोन भी हैक हो रहा हो उस वक्त। नहीं सर, मेरा एक आज फरूख हबीब साहब ने एक और उससे भी आगे चले गए, उन्होंने कहा जी इमरान जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी इनका फ़ोन हैक करवाया जाता था, तो ये उस वक्त शोर मचाते, उस वक्त बात करते, अब इनको याद आया कि इमरान खान का फ़ोन जो है वो नवाज शरीफ हैक करवा रहा था, या तो कोई इसका सबूत दें। जिस तरह से जो ये जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं, न्यूयॉर्क टाइम है, वाशिंगटन पोस्ट है, उसके बाद फ्रांस TV है, वो एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, वो कागजात के साथ बात कर रहे हैं, इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर भी वो कागजात के साथ बात कर रहे हैं कि उनमें इमरान खान का नंबर मिला है, तो इस एविडेंस की बात कर रहे हैं। मगर हर चीज़ में अपोजिशन को रगेट देना, हर चीज़ में उनको खाम में डाल देना, कौन सी, मुझे एक बात बताएं, मैं दावा करता हूँ इमरान खान की कैबिनेट के अंदर बेताशा से लोग बैठे हुए हैं, नून लीग को कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके फ़ोन नंबर से जानने की कोशिश की, उनकी कैबिनेट के बंदे आप आगे इनको चीज़ें लीक कर देते हैं कि आज ये कैबिनेट मीटिंग में हुआ, ये चीजें बात हुई, ये चीजें डिस्कस हुई, ये इसमें कौन सी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज है जो कि सही है। मेरा भी ख्याल है कि ऐसी बेपर्कियां नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बात का वजन कम हो जाता है, आपका केस अपना जो है वो कमजोर तर होता चला जाता है। तो जो चीज़ है, जो उसका सबूत हो, फोकस, हाँ ये जरूर अभी तक फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अब ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि क्या हैक हो सका या नहीं। ये तो कंफर्म है कि हैकिंग कोशिश हुई है, जासूसी उन्होंने करने की कोशिश की, सब कुछ डाटा वगैरह ज़ाहिर है उसके बाद लेने की कोशिश हुई, मगर भारत जो है वो बड़े आराम से कह रहा है, उनके अमित शाह वज़ीर दाखिला हैं और मोदी के बाद सबसे ताकतवर
सबसे अहम शख्सियत बीजेपी में या भारत में अमित शाह कहा जाता है, वो कहते हैं जी हमें बदनाम करने की एक साजिश है, जबकि वहां पर सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही बता दें कि आपने ये पेगासस जो सिस्टम है ये खरीदा या नहीं खरीदा भारत ने, इसका भी जवाब नहीं दिया जा रहा। तो क्या ये इतना कह देना भारत के लिए काफी है कि जी ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह आपने देख लिया कि डिसइंफो लैब ने जो कुछ बताया कि भारत किस तरह से जाली वेबसाइट्स चला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए, इस चीज को नेगेटिव को हाईलाइट करने के लिए, यानी यहां का कोई रुख ना करे, यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट ना है, वो पकड़ी गई। उनको कोई फर्क उससे नहीं पड़ा। पाकिस्तान ने बताया डोसियर पाकिस्तान दे चुका, उससे भारत जो है वो समझता है उसको कोई फर्क उस तरह नहीं पड़ा। तो अब वो इतना ज्यादा नहीं हो जाती एक दीदा दलेरी जिसको कहते हैं कि जी जो मर्जी हम करते हैं, हमें कौन पूछता है, हमारे पास ताकत है, जोर है, अमेरिका हमारे साथ हो, आलमी ताकतें हमारे साथ हो। ये तो उनके लिए शायद छोटा सा स्कैंडल हो, मगर मे बी इंसानी हकूक की तंजीमें और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टमेंट और दीगर हैं उनका तो मसला बन सकता है। इस तरह व्हाट्सएप है, आप देखते हैं टिकटॉक हो, दीगर इस ट्विटर है, वो तो भारत से काफी नाराज, तो वो समझ रहे हैं कि यहां पर आज़ादी इज़हार राय जो है वो तबाह होती चली जा रही है। और ये इंटरनेशनली जो ममालिक तरक्यात ममालिक हैं उनके लिए बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। तो ये सबसे ज्यादा वो चीज़ पर सेंसिटिव होते हैं। मुझे याद है कि अमेरिका को खुद दहशतगर्दों के आईफोन तक पहुंचने के लिए बड़ी लेजिस्लेशन करनी पड़ी, बड़ा कुछ करना पड़ा। बड़ा मसला है इंटरनेशनली। अगर आप देखें कि आपकी प्राइवेसी वो सबसे ज्यादा मुकद्दम रखते हैं इस चीज़ को। सामा साहब, इस साल की अगर मैं सबसे बड़ी डेवलपमेंट कहूँ, सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि बाइडन की मुलाकात जो है वो पुतिन के साथ थी, जो स्विट्ज़रलैंड में म्यूनिख में हुई। अच्छा, वो बड़ी अहम मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद जब बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जब उन्होंने जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया रशिया पे, और उन्होंने कहा कि मैंने खुल के इस पे बाइडन से बात की है और अपनी स्ट्रॉन्ग रेजर्वेशन उसको पहुंचाई हैं, वो साइबर अटैक थे रशिया की तरफ से अमेरिकन के खिलाफ। लेकिन अब जो उनकी गवर्नमेंट पे जो साइबर अटैक्स होते हैं उस पर उन्होंने शदीद प्रोटेस्ट किया और उस पर कहा कि जी अगर अब अटैक हुआ तो हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम उसका बड़ा भरपूर तरीके से जवाब देंगे। ठीक, अब ये कोई छोटा इशू नहीं है। मेरा मतलब है कि दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स आपस में बैठी हैं, वो बड़े अरसे के बाद उनके हेड्स बैठते हैं, और सबसे बड़ा जो शिकवा वो साइबर अटैक का है। ये भी एक तरह का साइबर अटैक है। आपने, मेरा मतलब है कि आप फ़ोन हैक करने की कोशिश कर रहे हैं एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने चाहिए, बिल्कुल खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। इस पर तो जंग भी लग सकती थी। ये तो पाकिस्तान ने बड़ी सब्र से, बड़ी होशमंदी से काम लिया। लेकिन हमें ये दुनिया के सारे बड़े जो अदारे हैं वहाँ पर ये इशू उठाना चाहिए। एक तरफ इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि जनाब मोदी जो है उसने, और भारतीय जनता पार्टी का जो है, भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए डिप्लोमेसी की, और अल्टीमेटली वो इसमें कामयाब हुए और उन्होंने उसमें एफर्ट की। यानी कि वो ये कन्फेस कर रहे हैं, वो एक पैटर्न जैसे हसास अदारे को वो पॉलिटिकल अदारा बना रहे हैं, टेक्निकल अदारा नहीं। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया। सारी दुनिया के सामने एक सवालिया निशान आ गया कि फैटफ जो है क्या वो इंडिया के कहने पे चलता है, क्या इंडियन लॉबिंग के चक्कर में चलता है, जो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, जो पाकिस्तान को जानबूझ के ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। तो सामा साहब, ये तो एक चीज तो क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो लैब हो, चाहे वो फैटफ हो, कुलभूषण वाला जो केस है वो अब पाकिस्तान के हक में और मजबूत नहीं हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि भारत चाहेगा दोबारा उधर जाए। उसी लिए पाकिस्तान ने रजिस्ट्रेशन भी किया कि उसमें था, कोर्ट ने कहा था कि जिसको अपील का हक नहीं उसके लिए पाकिस्तान ने किया। तो ये तो पाकिस्तान के पास एक और सबूत आ जाएगा। देखें ये क्या हम लेकर आए हैं, ये तो सारा सबूत है कि जी ये भारत जो है ये गलत तरीके से ये जासूसी करवाता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये भी साबित हो गया। ये उस केस के साथ आपने उस चीज़ को मजबूत करता है ये मामला, ये जो चीज़ सामने। सामा साहब, कुलभूषण जाधव पकड़ा कहाँ से गया? पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से। वो क्या है? वो इंडियन आर्मी का एक सर्विंग कर्नल है। वो पाकिस्तान में बगैर वीज़े के कर क्या रहा था? बहुत सारे सवाल आते हैं ना। वो यहाँ पे क्या कर रहा था? फिर वो उसकी अब वो खुद माना, उसने खुद ये एतराफ़ किया कि वो पाकिस्तान में जासूसी करता रहा है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है, वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करवाता रहा है। तो इसमें दूसरी चीज़ है ही कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे दहशतगर्दी करवाए, वो यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर करे। एक और खबर बड़ी अहम है, वो हम ब्रेक के बाद उस पर तफसील से बात करेंगे कि अफगानिस्तान के सर्विंग कर्नल के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड, ये क्या हो रहा है और इस अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है, ब्रेक के बाद बात करेंगे।
पता चला। अब पता चला। अफगानिस्तान की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है। एक तरफ काबुल में जब नमाज ईद अदा की जा रही थी और सदर के घर में यानी अशरफ गनी के घर पर वहाँ पर अहम तरीन शख्सियात मौजूद थी तो रॉकेट हमले हुए जो अफगान सदर के घर के इर्द गिर्द गिरे। इतनी सूरत हाल ख़तरनाक है क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महफूज इलाका काबुल समझा जाता है और वहाँ पर पूरी तरह से हुकूमत का कंट्रोल अब भी है। और वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत कह रही है कि हमने नया प्लान तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान के जो सरबराह हैं हैबतुल्लाह, उन्होंने 20 नुकात इजनबी भी दे दिया है। वो कहते हैं कि जी हम अमेरिका समेत, जी हाँ अमेरिका समेत तमाम मुल्कों से ताल्लुकात चाहते हैं, सफारती ताल्लुकात चाहते हैं। ना कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल कोई बंद ना हो, मदारिस कुछ बंद ना हो, यहाँ पर कारोबार बंद ना हो अफ़गानिस्तान में। हम अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते। हम इसका एक पॉलिटिकल हल चाहते हैं, लेकिन हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, भरपूर इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। अब दोहा में जो अभी हालिया मुज़ाकरात हुए अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान, वो भी नाकाम रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखें अफ़गान हुकूमत को, तो अफ़गान सदर का जो ईद पर बयान है या तकरीर है उसमें फिर पाकिस्तान टारगेट कि जी पाकिस्तान तो तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में चाहता है, अपने मुल्क में वो तालिबान जैसा तर्ज़ अमल नहीं चाहेगा, लेकिन अफ़गानिस्तान में वो चाहेगा तालिबान आ जाएंगे। अब इसके लिए क्या सबूत है उनके पास? किस तरह पाकिस्तान की मदद कर रहा है? क्या कोई है? दुनिया ने देखा कि जी भारत जिस तरह असलहा दे रहा है और वहाँ पहुँचा रहा है और अल्टीमेटली पता है लोगों को वो असलहा फिर तालिबान के हाथ में लग जाएगा, तो उसके बावजूद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात क्या चाहते हैं पाकिस्तान से? जबकि मसला ये है कि ख़ुद आप देखिए कि तालिबान ने कार्रवाई की और अफ़गान कर्नल अयूब काकी के घर से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड मिल जाता है। अब पता नहीं बाबर डोगर साहब ये किस किस के पास ये पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। जब उनके पास ये कार्ड होंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं लीगली भी बात कर रहा हूँ, वो तो अब तो बाढ़ तो अब लगी है ना, 90% काम उस पर हुआ। पहले तो पता नहीं क्या था, एक गाँव है, आधा गाँव पाकिस्तान में आधा अफ़गानिस्तान में, और उसके ऊपर बाढ़ लग रही है तो इन्होंने हमले भी किए, उस पर भी एतराज़ किया। तो हर बात में पाकिस्तान पर एतराज़, हर बात में इल्ज़ाम पाकिस्तान पर, फिर कहते हैं जी आप तालिबान का साथ देते हैं। पाकिस्तान करे तो करे क्या? उसामा साहब, अभी उज़्बेकिस्तान में इमरान खान और अफ़गान सदर जो हैं इनकी मुलाकात हुई, उसमें भी इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाए। उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे उन्होंने उनका बिल्कुल उनको ओपनली उनसे कहा कि जनाब ये इल्ज़ाम गलत हैं और ये है कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो भी बार बार यही कह रही है कि हम अफ़गानिस्तान की जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ खड़े हों। जी जी, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि उनके लोगों ने इलेक्ट किया जिसको, उसके साथ खड़े हों। बल्कि ये तक कहा है कि कब्जा करके जबरदस्ती जो कब्जा करेगा वो हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसकी गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये अगर तालिबान गन पॉइंट पर काबुल पे कब्जा करते हैं तो हम उसको उस तरह से नहीं मानेंगे, ये बड़ा क्लियर है। फिर हमने अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश की जिस पर अशरफ गनी जो है उसे उसके कहने पर उसको डिले किया गया। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है, उसमें तालिबान भी हैं, सारे जितने भी वहाँ पर ग्रुप्स हैं उनके जो हेड्स हैं उनको बुलाया जा रहा है। उसके बाद दोहा में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तालिबान और इनकी, आप ये कह रहे हैं कि वो नाकाम हुई, मैं उसको नाकाम नहीं कहता उसामा साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान और गवर्नमेंट, अफ़गान गवर्नमेंट के लोग मिल के बैठे कि उसका कोई सलूशन ढूंढा जाए। ज़रूरी नहीं कि एक या दो नशिस्तों में उसका सलूशन ढूंढ लिया जाए, लेकिन उस पर जो इत्तेफाक हुआ कि ये मीटिंग कंटिन्यू करेंगी, इस पर मज़ीद बात करेंगे और इसका हल निकालेंगे। हाँ, वहाँ पर यह होना चाहिए था, कोई कंसेंसस कर लेते कि ईद की जो ईद के दौरान कोई अटैक नहीं किया जाएगा, सीज बंदी की जाएगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा। बस इस पे इत्तेफाक नहीं हो सका। लेकिन अफ़गान अशरफ गनी आज जो प्रेसिडेंट वहाँ पर पेरिस में जो अटैक हुआ है उसमें तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उसमें दाइश या आईएस इन्वॉल्व हो सकती है, उनकी तरफ से ये रॉकेट अटैक किया जा सकता है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि तालिबान जो है वो उस वक्त अटैक करेंगे जबकि वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जा रही होगी, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो समा साहब, मसला ये है कि अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट है इनको बिल्कुल भारत की कठपुतली बन के उसका शो पीस नहीं बनना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे चलना चाहिए।
पाकिस्तान जो एफर्ट्स कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स को आपस में बैठाने के लिए जो पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बिल्कुल भारत की स्पोक्समैन बनी हुई है, अशरफ गनी भारत का स्पोक्समैन बना हुआ है। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से अफगानिस्तान का इतने सेंसिटिव मोड़ पे, जबकि पाकिस्तान का एक सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है अफगानिस्तान में अमन के हवाले से। अफगानिस्तान का सदर जो है वो एक गलत प्रोपेगेंडे हो रहा है। अफगान जो उसकी एम्बेसडर की बेटी है वो एक गलत खबर है, उसकी बुनियाद पर वहां से अपनी एम्बेसी सारी वापस बुला लेता है। ऐसे सेंसिटिव मौके पर इस तरह करना किस तरह से सूदमंद हो सकता है? फिर आप इस तरह की तकारीर करें और इश्तियाल अंगेजी फैलाएं। तो मुझे एक बात मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि हमें जिम्मेदारी से बात करनी है, पूरी दुनिया में बोल न्यूज़ देखा जा रहा होता है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसी को लेकर हम तजिया कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान छुपा रहा है, इज़्ज़त का, एहतराम का ख्याल करते हुए कि मुसलसल वो लड़की इंटरनेट पर मौजूद है, वो राब्ते कर रही है, इधर से उधर जा रही है। फिर ख़ुद वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे हैं कि जी हमने तो FIR इसलिए जो उन्होंने कहा हमने लिख दिया कि हम दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम इसमें कोई बीच में नहीं आ रहे, वरना जो वो बता रही थी वो कोई बात समझ नहीं आती। और उसके बाद वही हुआ सर, पूरी रियासत इस पर लग गई। मेरा ख्याल है कोई पता नहीं 300 कैमरे, 250 लोग, पूरी सिक्योरिटी इस्लामाबाद की, पूरे पाकिस्तान की, वो इसी काम पर लग गई कि असल में हुआ क्या। और जब पता चला है तो वो बिल्कुल ही कहानी और है। और उसको पाकिस्तान अभी तक, मुझे ये लगता है कि काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान इज्जत और एहतराम पाकिस्तान जो है वो किसी इस ऐसा की इशू में नहीं जाना चाहता जिससे कोई किसी की इज्जत पे कोई हर्फ आए। मुझे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मजीद खराब हो। वो क्या कर रहे हैं? हम चीज़ों को ढांप रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ बेहतर तरीके से हम चलें। ये तो सर साबित हो गया कि अगवा वाला कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि शेख रशीद साहब भी ये बात कह रहे हैं। और वहाँ पर जब शाह कुरैशी से बात हुई है अफगान वज़ीर ख़ारजा की, तो उन्होंने इतराज़ किया जी शेख रशीद क्यों इस तरह की बात करें जब तहकीकात मुकम्मल नहीं हो गई। ये मेरा ख्याल है कल की बात है। तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। कल IG इस्लामाबाद की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उन्होंने CCTV कैमरा सारे टैक्सी ड्राइवर के इंटरव्यू कर लिए, एक एक कनेक्ट, एक एक डॉट मिला दिया। उसके पीछे क्या रह गया? अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ये चाह रही है, लड़की को सामने बिठाया, उसके सामने एक सवालनामा रखा, उसके वो जवाब दे नहीं सकी। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो लड़की जो है वो दोबारा सामने आए, वो जो उनके सवालात हैं उनका जवाब दे, शामिल तफ्तीश हो, हल ढूंढ लिया जाएगा। पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड, सर्विंग अफगानिस्तान का कर्नल, उसके पास अगर मिल रहा है तो ये सर नादरा पर सवाल या निशान नहीं है कि ये किस तरह से उसके पास कार्ड चला गया। वो तो कहते चले 2007 में एक्सपायर हो गया, 2002 में जारी हुआ, लेकिन अब ये एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ है कि पता नहीं किस किस के पास कार्ड है, कौन वहाँ पर पाकिस्तानी बनकर आ रहा है। मसला ये है कि बेतहाशा अफगानिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में जब महाजिरीन बन के आए तो यहाँ पर है, बेतहाशा लोगों ने यहाँ पर मैनूवर किया, पैसे दे दूँ के अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए। शनाख्ती कार्ड बनाने के बाद वो फिर अफगानिस्तान में कहीं चले गए। ये जो कर्नल साहब है, कर्नल अयूब साहब जो हैं, ये भी पाकिस्तान आए होंगे, यहाँ आके इन्होंने ID कार्ड बनवाया होगा, इसके बाद ये वापस चले गए, वहाँ अफगान फौज में चले गए। तो ये तो अब इतना महाजरीन यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे जो सिस्टम था आपको वो भी पता है कि यहाँ पे पैसे दे के सब कुछ हो सकता है। बेतहाशा अफगानी ऐसे हैं जिन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ कुछ पैसे दे के अपने ID कार्ड बनवा लिए कि अगर वहाँ पर हालात मज़ीद ख़राब हुए तो वो फिर पाकिस्तान में आ जाएंगे। और बेतहाशा ऐसे हैं जो NDS और NDS के पे रोल पे भी हैं और उन्होंने भी डुअल नेशनलिटीज़ मैनेज की हुई हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वो मूव करते रहते हैं ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा सकें। तो ये तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखना चाहिए, शेख रशीद को देखना चाहिए, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को देखना चाहिए, इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि वो इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, स्क्रूटनी वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है या पाकिस्तान के पासपोर्ट है जो नेशनल है। कि पाकिस्तान यमन की जंग में नहीं गया, कितना दबाव था आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कि क्या क्या नहीं उस वक्त सऊदी अरब ने कहा, UAE नाराज़ हो गया। उसके बावजूद पाकिस्तान यमन की जंग में इसलिए नहीं गया कि पाकिस्तान ने सबक सीखा कि जी कितना नुकसान होता है। तो अब अफगानिस्तान के हालात जो अगर ख़राब होते हैं, पाकिस्तानी कह रहा है सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा है, इसलिए हम चाहते हैं किस तरह से ठीक हों हालात। अल्लाह करे जी बेहतरी आए, दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।